गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके ज्योग्राफी का टीचर कपिल। 12th क्लास की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे और उसमें जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। कल हमने जनसंख्या में बात की थी, जनसंख्या के भाषाई और धार्मिक आधार की। आज हम बात करते हैं हमारी जनसंख्या में जो प्रजाति है, नृतात्वीय संगठन है उसकी। सर क्या होता है ये प्रजातीय संगठन? प्रजातीय संगठन की बात यह है कि मनुष्य हमारे पूरे दुनिया में अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, ठीक है ना। वो मुख्य रूप से 4 प्रजाति के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। उनमें से किन किन प्रजाति का मिश्रण भारत की भूमि पर है, कौन सी जनजाति है जो भारत की भूमि पे जन्मी थी और आगे अन्य देशों में गई थी, या दूसरे देशों के लोग जो भारत में आए थे और यहाँ आकर के रहने लगे, उन सब की बात हम करेंगे। जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे गाय होती है, गाय की अलग अलग प्रजातियाँ होती है ना, जैसे राठी है, कामधेनु है, इस प्रकार मनुष्य की अलग अलग प्रजातियाँ हैं, ठीक है। तो उन्हीं की बात करेंगे हम। आइए बात करते हैं प्रजातीय नृतात्वीय संगठन की। भारतीय जनसंख्या में उन मानव प्रजातियों का सम्मिश्रण पाया जाता है जो प्राय ऐतिहासिक काल के पूर्व से लेकर बाद में अनेक युगों में भारत में प्रवेश करती रही। भारतीय जो जनसंख्या है ना दोस्तों, उसमें अनेक मानव प्रजातियों का सम्मिश्रण है, मतलब उनका मिश्रित रूप है। भारत में जो जनसंख्या पाई जाती है वो दुनिया में पाई जाने वाली जितनी भी प्रजाति है उनका पहली बात क्या है? मिश्रण है। जो प्राय ऐतिहासिक काल का मतलब है जब तक मनुष्य है, मतलब पूर्व पाषाण काल जो हमारे इतिहास के अंदर चलता है, मतलब पहले से लेकर के अनेक युगों तक भारत के अंदर ये प्रवेश करते रहे हैं। अलग अलग प्रजातियां भारत में आती रही है और भारत की भूमि पर बसती रही है। इसी कारण वर्तमान जनसंख्या उन लोगों का समूह है। तो जो वर्तमान में जो हमारी जो जनसंख्या है वो उन्हीं लोगों का समूह है दोस्तों, जो समय समय पर भारत में अन्य देशों से आकर के बसने लगी है और भारत की भूमि को उन्होंने अपने निवास के रूप में अपनाया है। जो विभिन्न प्रजातीय पृष्ठभूमि के कारण भिन्नता रखते हैं और वो अलग अलग प्रजाति के लोग हैं। कोई मंगोलिया से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई यूरोप से आया है, कोई अमेरिका से आया है। अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर के भारत में बसे हैं। तो भारत की जो प्रजातियां हैं उनमें अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं, अलग अलग प्रकार की मतलब विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। यही कारण है, देखो यही तो बात दिख रहा है ये। इसी कारण वर्तमान जनसंख्या उन लोगों का समूह है जो विभिन्न प्रजातीय पृष्ठभूमि के कारण भिन्नताएं रखते हैं। तो हमारे देश में जनसंख्या के रंग रूप में, उनके स्वभाव में, उनके अनेक प्रकार के शारीरिक संगठन में अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती है। उसका कारण यही है कि अनेक युगों से अनेक प्रजातियाँ भारत में आकर के रहने लगी है। वास्तव में भारत विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थल है। जो हमारा भारत भूमि है वो दुनिया की जितनी भी प्रजातियां हैं उन सभी प्रजातियों का संगम स्थल है। संगम स्थल होने का मतलब है कि विभिन्न जो प्रजातियां हैं वो भारत भूमि पर आई और भारत की भूमि उनका क्या है? संगम स्थल है। संगम स्थल का मतलब वो यहीं पर आकर के अनेक प्रजातियां आपस में मिलती है। आई बात समझ में? संगम स्थल का मतलब क्या? विभिन्न प्रजातियां भारत भूमि पर ही आकर के क्या है दोस्तों? मिलती है, ठीक है। भारत भूमि पर आकर के ही क्या है? मिली है। जो प्रजातीय संगठन किसे कहते हैं समझ में आया? आइए आगे बात करते हैं। प्रोफेसर पंचानन मित्रा के अनुसार निग्रोइड ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों का मूल प्रदेश भारत रहा था। तो हमारे भारत के एक ज्योग्राफी के विद्वान हुए हैं जिनका नाम है पंचानन मित्रा। क्या नाम है? पंचानन मित्रा। पंचानन मित्रा ये कहते हैं जो निग्रोइड जो प्रजाति है और ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है, निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का मूल प्रदेश भारत है। मूल प्रदेश भारत का मतलब है इन दोनों प्रजातियों की जो जन्मस्थली है वो भारत भूमि है। मतलब ये कहीं से नहीं आए थे। भारत भूमि पर रहने वाली जो प्रजाति जो सबसे पहले थी वो कौन सी थी? निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइड। ये भारत भूमि पर ही निवास करते थे। मतलब इनका सबसे पहला जो ठिकाना था वो भारत भूमि ही था। इनका जन्म ही भारत भूमि पर हुआ है। नई खोजों के आधार पर यह निश्चित है कि मानव के पूर्वजों का आदि उद्गम क्षेत्र, मतलब जो नई हमारे जो विज्ञान ने प्रगति की है, नई जो खोजें होने लगी है, उन खोजों के द्वारा यह निश्चित है कि मानव के पूर्वजों का आदि उद्गम क्षेत्र, हमारे जो मानव है, हमारी जो प्रजाति है, जो मानव जब उत्पन्न हुआ, मानव जब बना, तो उद्गम क्षेत्र हमारे मानवों के पूर्वजों का आदि उद्गम क्षेत्र शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश था।
इनके कहने का मतलब है हमारे हिमालय 11th क्लास में पढ़ कर गए हैं, हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में बांटा जाता है। हिमालय की जो सबसे निम्नतम श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक पर्वतमाला। हिमालय की निम्नतम श्रेणी का नाम क्या है दोस्तों? शिवालिक पर्वतमाला। तो जो शिवालिक के जो नीचे जो मैदानी इलाका है, शिवालिक के नीचे का जो प्रदेश है, हिमालय के ऊपर चढ़ते हैं तब सबसे पहले पर्वतमाला कौन सी आती है? शिवालिक। तो शिवालिक से पहले जो प्लेन एरिया है उस एरिया में ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलाइट और निग्रो प्रजाति का जन्म हुआ था। यहीं पर सबसे पहले मानव का विकास हुआ था। कहाँ पर है? कहाँ पर हुआ था दोस्तों? शिवालिक का जो दक्षिणी प्रदेश है वहाँ पर। आई बात समझ में? तो हमारे जो पूर्वज है उनका उद्गम क्षेत्र वो कौन सा है? शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश यानी शिवालिक के नीचे। बाद में यह उद्गम क्षेत्र उत्तर में तिब्बत ऑक्सोस प्रदेश तक फैल गया और बाद में शिवालिक के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारा जो तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत का जो प्लेटो है, तिब्बत के पठार के पास का जो क्षेत्र है उसके पास आसपास के जो हिमालय क्षेत्र है वो मनुष्य के उत्पन्न का क्षेत्र बन गया। आई बात समझ में? तो जो भारत भूमि है दोस्तों हमारी, उस भूमि पर सबसे पहले मानव निवास करते थे और निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के लोग सबसे पहले भारत भूमि पर निवास करते थे। और भारत भूमि पर भी कहाँ करते थे दोस्तों? शिवालिक प्रदेश है उसके दक्षिणी भाग में, यानी कि जो मैदानी इलाका है वहाँ पे। ये बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं प्रोफेसर पंचानन मित्रा। भारतवर्ष में हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक पहाड़ियों की खुदाई के दौरान बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और मानवों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो हमारे विज्ञान ने जो प्रगति कर ली है ना, हम अब उससे पता लगा सकते हैं कि ये जो कंकाल है वो कितना पुराना है। तो शिवालिक के पास में जो खुदाई हुई, उन खुदाई में हमें पशुओं के और मानव की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। उन जो जीवाश्म मिले हैं उन जीवाश्मों से हमें ये सिद्ध हुआ है कि कितना पुराना ये जीवाश्म है ना। ये जो डेंटिंग विधि है, जो वैज्ञानिक विधि है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई जीवाश्म कितना पुराना है। ठीक है, तो जो कोई जीवाश्म वो कितना पुराना है, ये हमें शिवालिक की पहाड़ियों में जब हम खुदाई की तो हमें पता लगा कि भारत भूमि पर सबसे पहले पुराने अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि मानव के मूल पूर्वजों का उद्गम क्षेत्र शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश रहा है। तो इन खोजों के द्वारा दोस्तों ये सिद्ध होता है कि मानव का जो मूल प्रदेश है, जितनी भी प्रजातियाँ हैं, उन प्रजातियों का जो मूल स्थान है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो भारत भूमि पर है। और भारत भूमि पर भी कहाँ पे दोस्तों? शिवालिक के दक्षिणी भाग में। आप ये याद रखना, इस बात को अंडरलाइन करें और लिख कर क्या नहीं है, मनुष्य का मूल उद्गम क्षेत्र भारत में कहाँ माना गया है? शिवालिक का दक्षिणी भाग, शिवालिक पर्वतमाला का दक्षिणी भाग रहा है। यही कारण है कि अनेक विद्वानों ने भारत की मानव प्रजातियों के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। और जब ये खोजें होने के बाद में जब वैज्ञानिकों ने इन पर शोध किया तो उनके बाद पता लगा कि भारत की जो प्रजातियां हैं उनमें भारत में प्रजातियों की उत्पन्न हुई हैं। तो उसमें अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनमें प्रोफेसर हेडन, DN मजूमदार, BS गुहा, हर्बर्ट रिजले, AC हेडेन मुख्य हैं। तो ये जितने भी वैज्ञानिक हैं ये मुख्य हैं, मानव शास्त्री हैं जो बताते हैं। इसमें भारतीय नृतत्व शास्त्री BS गुहा ने 1944 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक पद पर, अब देखिए जितने भी ये मैं अभी विद्वान पढ़े हैं उनमें से भारतीय विद्वान है जिनका नाम है BS गुहा। पहले तो प्रोफेसर पंचानन मित्रा, कौन से पढ़ के आए हैं बोलो एक बार? प्रोफेसर पंचानन मित्रा। अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम? अब हम पढ़ रहे हैं प्रोफेसर BS गुहा, जो कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर रहे थे। 1944 में जो गुहा साहब थे वो भारतीय जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो पुरातात्विक विभाग है, उस विभाग में वो क्या रहे थे? डायरेक्टर रहे थे। और डायरेक्टर पद पर रहते हुए भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक उन्होंने वर्गीकरण किया था। भारतीय प्रजातियों का उन्होंने क्या किया था दोस्तों? वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो देखिए 1944 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहते हुए भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वह इस प्रकार है। सबसे पहला निग्रिटो, इन्होंने जो वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें सबसे पहला जो वैज्ञानिक वर्गीकरण उसमें सबसे पहला कौन सा आता है दोस्तों? निग्रिटो। तो आइए निग्रिटो की हम बात करते हैं। निग्रिटो यह भारत के प्रथम मूल आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं। भारत के जो मूल आदिवासी हैं वो कौन है? निग्रिटो प्रजाति के हैं। भारत के मूल आदिवासी वो कौन सी प्रजाति के दोस्तों? निग्रिटो प्रजाति के। तो सबसे पहले हम कौन सी प्रजाति पढ़ रहे हैं? निग्रिटो। तो यह भारत के प्रथम मूल आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं, परंतु कुछ पश्चिमी विद्वान के अनुसार यह प्रजाति अफ्रीका से भारत आकर
दक्षिणी प्रायद्वीप भूभाग में बसे घने जंगलों में रहने लगी थी। भारतीय वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि जो निग्रिटो प्रजाति है उनका मूल जन्मस्थली भारत है, लेकिन जो हमारे पश्चिमी वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, भारत भूमि निग्रिटो प्रजाति की मूल स्थली नहीं है। निग्रिटो प्रजाति की जो मूल स्थली है वो है अफ्रीका। वो क्या है दोस्तों? अफ्रीका जो महाद्वीप है, ये लोग अफ्रीका इनकी मूल स्थली है और अफ्रीका से चलते हुए ये भारत के भूभाग में आए थे। और भारत के भूभाग में जो प्रायद्वीपीय भूभाग है, भारत के भूभाग में जो प्रायद्वीपीय भूभाग है उनमें जो घने जंगल है, उन घने जंगलों में ये आकर के रहने लग गए थे। आई बात समझ में? तो पश्चिमी विद्वानों के अनुसार ये प्रजाति अफ्रीका से भारत आई थी। ठीक है, अफ्रीका से भारत आकर और भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो भाग है उसके जो प्रायद्वीप में जो घने जंगल है उन घने जंगलों में आकर के रहने लग गई थी। अब इन लोगों की क्या विशेषता है? जो निग्रिटो प्रजाति उनकी क्या विशेषता वो पढ़ते हैं। ये लोग कद में बहुत छोटे होते हैं। इनकी जो हाइट है दोस्तों वो बहुत कम होती है। ये कद में छोटे होते हैं। इनका सिर छोटा किंतु ललाट उभरा होता है। इनका जो सिर है वो छोटा होता है, लेकिन इनका जो ललाट जो माथा है इनका वो क्या है? उभरा हुआ होता है, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ होता है। जैसे कि आप दोस्तों इस फोटो में देख सकते हैं, इनका जो ललाट है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, लेकिन इनका सर क्या है दोस्तों? छोटा है। ठीक है, आइए बात करें। इनका सिर छोटा किंतु ललाट उभरा हुआ होता है। अनेक बाल, इनके बाल सुंदर और ऊन के जैसे होते हैं। देख लीजिए फोटो में दिखाई दे रहा है, इनके बाल कैसे हैं? ऊन के जैसे हैं। ठीक है, इनके बाल ऊन के जैसे होते हैं लेकिन सुंदर होते हैं। ये लोग रंग में काले होते हैं। ये काकले लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ये लोग रंग में काले होते हैं। तो इनका कलर कैसा होता है? काला। तो अभी तक हमने 3 विशेषता पढ़ी है। कौन कौन सी? पहली तो जो निग्रिटो प्रजाति के जो लोग होते हैं, क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि निग्रिटो प्रजाति की विशेषता बताइए। तो निग्रिटो प्रजाति की विशेषता क्या है? पहले भी हम विश्व की जब जनजातियाँ पढ़ी थी तब भी निग्रिटो प्रजाति आई है, तो वहाँ से भी रिलेट कर लेंगे। तो जो निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं वो कद में छोटे होते हैं। इनका सर छोटा होता है किंतु ललाट उभरा होता है। इनके बाल ऊन के जैसे होते हैं। इनका कलर काला होता है। इनका रंग कैसा होता है? काला होता है। सिर की बनावट गोल व मध्यम होती है। इनका जो सर होता है उसकी बनावट कैसी होती है? गोल और मध्यम होती है। चेहरा छोटा होता है। चेहरा कैसा होता है दोस्तों? चेहरा छोटा, नाक चपटी और चौड़ी होती है। इनका जो चेहरा होता है वो छोटा होता है और नाक चपटी व चौड़ी होती है। होठ बिखरे हुए रूप में मिलते हैं। इनके होठ कैसे मिलते हैं? बिखरे हुए रूप में मिलते हैं। विशेषकर उत्तर पूर्व के अंगामी नागा और झारखंड के बाडगीस जनजाति इस प्रकार की विशेषता रखती है। वर्तमान में भारत में जो जनजाति रहती है उन जनजातियों में 2 ही जनजाति, एक तो नागालैंड की अंगामी, नागालैंड की कौन सी? अंगामी, और झारखंड की बाडगीस, झारखंड की कौन सी? बाडगीस। इन प्रजातियों में निग्रिटो प्रजाति की विशेषता देखने को मिलती है। आई बात समझ में? इन प्रजाति में हमें विशेषता देखने को मिलती है। तो ये सबसे पहले विश्व की प्रमुख प्रजातियों में सबसे पहली प्रजाति हमने कौन सी पढ़ी है? निग्रिटो। आई बात समझ में? निग्रिटो समझ में आ गई। इससे पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इससे देखो सबसे पहले तो हमें हमारा टॉपिक पढ़ा है कि आज हमें क्या पढ़ना है? प्रजातीय संगठन। इसमें हमने पढ़ा है कि दुनिया में अनेक कालों से अनेक प्रजातियाँ भारत में आई है। उसके बाद में हमें प्रोफेसर पंचानन मित्रा की बात पढ़ी है। प्रोफेसर पंचानन मित्रा क्या कहते हैं कि निग्रिटो और ऑस्ट्रेलॉइड जो प्रजाति है उनका मूल प्रदेश क्या है? भारत है। ठीक है, और भारत में भी कहाँ पर है? शिवालिक की पहाड़ियों में। ठीक है, ये प्रोफेसर पंचानन मित्रा कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर BS गुहा की। BS गुहा जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर बने थे, और डायरेक्टर बने थे तब उन्होंने भारत की में रहने वाली जो प्रजातियां उनका वर्गीकरण किया है। उनके वर्गीकरण के क्रम में सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा है? निग्रिटो प्रजाति के बारे में पढ़ा है। आइए सबसे पहला निग्रिटो पढ़ लिया। इसके बाद में दूसरा हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलॉइड। तो देखिए नंबर 2 हम पढ़ते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। गुहा के अनुसार यह भारत की मूल प्रजाति है। प्रोफेसर गुहा ये कहते हैं कि भारत की क्या मूल प्रजाति है। जिस प्रकार प्रोफेसर पंचानन मित्रा क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि निग्रिटो और ऑस्ट्रेलाइट दोनों भारत की मूल प्रजाति है, लेकिन प्रोफेसर गुहा कहते हैं कि जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति है वो भारत की मूल प्रजाति है। तो प्रोफेसर गुहा के अनुसार यह भारत की मूल प्रजाति है, परंतु प्रोफेसर हटन इन लोगों को भूमध्य सागरीय प्रदेश से आया हुआ बताते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर हटन है वो प्रोफेसर गुहा की बात का समर्थन नहीं करते हैं। प्रोफेसर हटन ये कहते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं? भूमध्य सागर से आए हैं। कहाँ से आए दोस्तों? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर यानी उत्तर दिशा में, और यूरोपीय महाद्वीप के
दक्षिणी दिशा में, बीच में जो महासागर फैला उसका नाम क्या है? भूमध्य सागर। ये इसका नाम ही भूमध्य सागर है, यानी कि भूमि के बिल्कुल मध्य में, भूमध्य है, भूमि के बिल्कुल मध्य में कौन सा सागर? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो प्रोफेसर हटन इन लोगों को भूमध्य सागरीय प्रदेश से आया हुआ बताते हैं। वर्तमान में इनकी उपस्थिति मध्य व दक्षिण भारत के पहाड़ी वनों में मिलती है। वर्तमान में ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट हमें भारत में कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मध्य और दक्षिणी भारत है, जो हमारा प्रायद्वीप है भारत का जो दक्षिणी भाग है, और वो जो मध्य भाग है जैसे मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और ये महाराष्ट्र वाला भाग है, तो ये मध्य भारत में और दक्षिणी भारत में हमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जनजाति देखने को मिलती है। अब इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। इनके बाल घुंघराले होते हैं, देखिए आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। इनके बाल कैसे होते हैं दोस्तों? इनके बाल होते हैं घुंघराले, ठीक है, होठ मुड़े हुए, देखिए आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। इनके होठ कैसे होते हैं? मुड़े हुए होते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो प्रजाति है उनके होठ मुड़े हुए होते हैं, बाल घुंघरालू होते हैं, नाटा कद होता है ये, और इनका कलर गहरे भूरे कलर रंग के होते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? गहरे भूरे रंग के। जबकि जो हम अभी पहले पढ़ के निग्रिटो, उनका कलर कैसा होता है? काला होता है। जबकि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो प्रजाति है उनका कलर कैसा होता है? ये गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनका कलर ब्राउनिश होता है या विटिस्ट, जिसको हम कलर बोलते हैं गेहुआ कलर, डार्क विटिस्ट कलर, है ना। मतलब अब इनकी विशेषता क्या है? दोबारा देखते हैं। इनके बाल घुंघरालू होते हैं, इनके होठ मुड़े हुए होते हैं, इनका कद नाटा होता है, इनका रंग गहरा भूरा होता है। इनका रंग कैसा होता है दोस्तों? गहरा भूरा होता है। इस प्रजाति ने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में विशेष योगदान दिया है। ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति है भारतीय संस्कृति को महान बनाने में, या भारतीय संस्कृति की जो उद्गम, मतलब जिसकी जो शुरुआत है वो इन्हीं प्रजातियों के द्वारा की गई है, जिसका नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो इस प्रजाति ने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ये जो प्रजाति है वो विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है मलयालम, मुंडा, संथाल, कोल, भील, इन्हीं के वंशज हैं। हमारे देश में जो मलयालम में जो लोग रहते हैं, यानी केरल के साइड जो लोग रहते हैं, मुंडा जनजाति जो है जो कि अपने झारखंड में निवास करती है, कोल जनजाति है, संथाल अपन पढ़ करके आए हैं, भील जो राजस्थान में हमारे उदयपुर के आसपास रहती है। तो ये जो जनजातियां हैं ये मूल रूप से कौन से प्रजाति से संबंध रखती है? अपनी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से। कौन सी प्रजाति से? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से। तो मलयालम, मुंडा, संथाल, कोल, भील का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से है। इस प्रजाति ने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में विशेष योगदान दिया है। मलयालम, मुंडा, संथाल, कोल, भील इन्हीं के क्या है? वंशज हैं। तो हमने नंबर 2 क्या पढ़ा? नंबर 1 क्या पढ़ा? निग्रिटो। नंबर 2 क्या पढ़ा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। अब हम बात करते हैं नंबर 3, जिसे बोला जाता है मंगोलाइड प्रजाति। इनका आगमन चीन व मंगोलिया से माना जाता है। जो ये मंगोलाइड प्रजाति है कहाँ से है? ये मंगोलिया से, और मंगोलिया से आने के कारण इस प्रजाति को क्या कहा जाता है? मंगोलाइड कहा जाता है। तो मंगोलाइड, इनका आगमन भारत में कहाँ से हुआ है? इनका आगमन हुआ है दोस्तों चीन और मंगोलिया से माना जाता है। इन्हीं क्षेत्रों से आकर के यह प्रजाति लद्दाख, सिक्किम, लाहौल स्पीति कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में मिलती है। जो ये मंगोलाइड प्रजाति है ये भारत में कहाँ देखने को मिलती है? वहाँ देखने को मिलती है जो क्षेत्र चीन और तिब्बत के आसपास का क्षेत्र है। जो चीन और तिब्बत के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पर ये प्रजाति हमें देखने को मिलती है। कौन सी? मंगोलाइड। ठीक है, तो मंगोलाइड जो प्रजाति है वो भारत में कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, भारत ये है ऊपर, यहाँ पे आपको पता है ये पूरा का पूरा इलाका चाइना से भारत की अपनी सीमा बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे तिब्बत है और तिब्बत के ऊपर यहाँ पे मंगोलिया है। तो मंगोलिया तिब्बत वाला जो इलाका है, तो इसके आसपास जो हमारे जो राज्य लग रहे हैं उन सभी राज्यों में ये निवास करते हैं। तो दोस्तों देखिए, बताता हूँ, एक सेकंड। देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि जो मंगोलाइड है वो भारत में ऊपर तो ये क्षेत्र आ ही गया, और उसके साथ में जो ये वाला हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत है ना, जहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, ठीक है, यहाँ पे ये सिक्किम आता है, सिक्किम है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे लद्दाख आता है जम्मू कश्मीर में, तो ये वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जो जनजाति है, जो प्रजाति है, उसका नाम क्या है? उस प्रजाति का मूल कौन सा है? मंगोलाइड प्रजाति से अपना संबंध रखती है। तो इनका आगमन चीन और मंगोलिया से हुआ है। ये भारत के लद्दाख, सिक्किम, लाहौल स्पीति, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में
निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी विशेषता क्या है, इनका मुंह चपटा होता है। देखिए आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, चाइनीज जो लोग होते हैं ना, उनका चेहरा आप अपने दिमाग में सोच के देखिए, उनका चेहरा चपटा होता है। तो इनका चेहरा मुंह चपटा होता है, गाल की हड्डियाँ उभरी होती है, उनका जो साइड वाली जो गाल की हड्डियाँ दोस्तों वो उभरी हुई होती है। इनका मुंह चपटा, गाल की हड्डियाँ उभरी हुई, और आंखें बादाम की आकृति की होती है। तो इनकी आंखें कैसी होती है, बादाम आकृति की होती है, चेहरे की हड्डियाँ निकली हुई होती है, और इनका मुंह है चपटा होता है। इस समूह को हम 2 भागों में और बांटते हैं, जिन्हें पूर्व मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड कहते हैं। जो तिब्बत से आए हैं वो तिब्बती मंगोलाइड कहलाते हैं, और जो मंगोलिया से आए हैं वो पूर्व मंगोलाइड कहलाते हैं। तो मंगोलाइड प्रजाति की विशेषता, कहाँ से आए हैं, चीन और मंगोलिया से आए हैं। कहाँ कहाँ निवास करते हैं वो हमने देख लिया। इनकी विशेषता हमने देख ली, इनकी आंखें कैसी होती हैं, बादाम की आकृति की होती है, मुंह चपटा और चेहरे की हड्डियाँ उभरी हुई होती है। आइए आगे बात करते हैं। नंबर 4, भूमध्य सागरीय प्रजाति। इस प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति का मतलब समझ गए, जो भूमध्य सागर के आसपास रहते हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति है। इस प्रजाति का भारतीय संस्कृति में विशेष योगदान रहा है। जो भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है उसका भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में विशेष योगदान रहा है। पश्चिमी विद्वान इसे पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र अथवा दक्षिण पश्चिमी एशिया से आया हुआ मानते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है वो कहाँ से आई है, वो एक तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आई है, या हमारा जो एशिया का जो पश्चिमी भाग है ना, जो अरब कंट्रीज़ का जो भाग है वहाँ से ये आए हैं। ठीक है, भारत में आए हैं। और इस प्रजाति के समूह को 3 उपवर्ग में हम बांट सकते हैं। इस प्रजाति को हम कितने उपवर्गों में बांटते हैं, 3 उपवर्गों में बांटते हैं। सबसे पहला पूर्व भूमध्य सागरीय, सबसे पहला कौन सा है, पूर्व भूमध्य सागरीय, दूसरा भूमध्य सागरीय, और तीसरा पूर्वी भूमध्य। पूर्व भूमध्य और पूर्वी, पूर्व भूमध्य सागरीय और पूर्वी भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 भूमध्य सागरीय हो गया। अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 कौन सी है, चौड़े सिर वाली प्रजातियां। भारत में पश्चिम से आकर के इस प्रजाति के 3 समूह हैं। तो चौड़े सिर वाली प्रजाति है वो भारत में 3 प्रकार की मिलती है, अल्पिनॉइड, डिनारिक और आर्मिनॉइड। तो अल्पिनॉइड, डिनारिक और आर्मिनॉइड ये 3 प्रजातियां मिलती हैं जो कि चौड़े सिर वाली है। तो भारत में चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां, भारत में पश्चिम से आकर के इस प्रजातियों के 3 समूह हैं, अल्पिनॉइड, डिनारिक और आर्मिनॉइड समूह के लोग भारत के विभिन्न हिस्सों में आकर के बसे हैं। तो ये 5 प्रजातियां हमने पढ़ी है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पे है नार्डिक। नंबर 6 पे कौन सी है दोस्तों, नार्डिक। यह प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई और ईसा के दूसरी शताब्दी में आकर के बस गई। नार्डिक जो प्रजाति है वो भारत में कब आई थी, सबसे अंत में आई थी, और ईसा के दूसरी शताब्दी में आकर के भारत में बस गई। आगे बात समझ में, भारत में आकर के बस गई। तो अभी तक हमने कितनी प्रजातियों का अध्ययन किया है, 6 प्रजातियों का अध्ययन किया है। सबसे पहला आपने कौन सा पढ़ा है, सबसे पहला बताइए कौन सा पढ़ा है, निग्रिटो। सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा है, निग्रिटो। और नंबर 2 पे कौन सा पढ़ा है, ओटो प्रोस्टेलाइट। और नंबर 3 पर मंगोलाइड, नंबर 3 पर मंगोलाइड। नंबर 4 पर भूमध्य सागरीय, नंबर 4 पर भूमध्य सागरीय। नंबर 5 पर चौड़े सिर वाली प्रजातियाँ, और नंबर 6 पर हमने नार्डिक। तो ये 6 प्रजातियों का अध्ययन आज हमने इस चैप्टर में किया है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी होगा। थोड़ा सा देख लेना बुक में, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल कर लेना। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।